ओके गुड इवनिंग। तो हमने लास्ट क्लास में 2017 का पेपर किया था, ठीक है। तो उसमें किसी को डाउट है तो बताइए। ट्राई कर लिया ना 17, हमने 23 से लेके 17 तक के सारे पेपर डिस्कस किए। तो लास्ट क्लास में 17 का ऑलमोस्ट एक दो डाउट भी डिस्कस किया था। फिर भी किसी का डाउट अगर रह गया हो कुछ तो आप बताइए मुझे। है कोई डाउट या आगे 16 का स्टार्ट करें? क्या कहते हो? तो फर्स्ट वाले का ये इसको थोड़ा सा पता थी, मैं लास्ट क्लास में मैं था नहीं था। कौन से वाले का? ये फर्स्ट वाला 2007 क्या पूछा है ये देखो। आइगन वैल्यू इमेजिनरी पार्ट। तो आइगन वैल्यू निकालना आता है? निकल नहीं है आइगन वैल्यू निकाल के देख लो, निकाल के कर सकते ना। आइगन वैल्यू फाइंड कर लोगे? हाँ सर, ये माइनस लैम्डा ऐसे किया था लेकिन वो नहीं था। तो आइगन वैल्यू नहीं आ रहा, उससे सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसा कैसे भाई? बाकी लोग किसी ने सॉल्व किया है ये? हाउ टू फाइंड? हाँ सर, 3 आइगन वैल्यू आएगा पर उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए 0 0 0 आंसर आएगा। ओके, तो मतलब ये तीनों रियल आइगन वैल्यू आएंगे। ट्रेस 3 है, डिटरमिनेंट ऐसे हो सकती है सिंपल। सो अगर तुम आइगन वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है भाई? आइगन वैल्यू तो आना चाहिए निकालना। नहीं मैं सर निकाला था, मैं ये समझ नहीं पा रहा था इमेजिनरी पार्ट वाला। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? a प्लस आयोटा भी। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि a प्लस 0 आयोटा है ना। कोई a अगर रियल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 0 आयोटा, तो b की जगह 0 हो गया है ना। तो इस तरह से कर लेंगे। सर मेरा स्टार्ट में आ नहीं रहा था, मुझे इसलिए लग रहा था। अच्छा, नहीं मतलब कोई नंबर अगर आ रहा, मान लो कोई नंबर रियल नंबर आया तो मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है ना। ये तो हम जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना a प्लस आयोटा भी फॉर्म का होता है। तो a इज रियल पार्ट, b इज इमेजिनरी पार्ट। तो आप देखोगे कोई रियल नंबर आ रहा है तो a प्लस आयोटा b, तो b की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो उससे आ जाएगा। ओके और किसी कुछ डाउट है 2017 पेपर में? कंप्लीट समझे? एक एक क्वेश्चन सबको आता है? ठीक है, अभी देखेंगे। अभी जो मॉक टेस्ट अपलोड हो रहा है ना, जो नॉन पीवाई क्यू अपलोड हो रहा है, तो बाद में ये पीवाई क्यू भी अपलोड होगा। एटलीस्ट 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 से लेकर 23 तक का अपलोड होगा। तो वो एक्स्ट्रा हो गया ना, मतलब ऐसे 60 70 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो वो भी आप जो मॉक टेस्ट पे ये पेपर्स मतलब वो पोर्टल पे आएगा, तो वहां भी आप सॉल्व करके देख लेना। वहां एटलीस्ट 100 में 100 आने चाहिए। अब इतनी प्रिपरेशन पहले कर दो कि जब एंड में ये सब जब एज अ जो पीवाई क्यूज है वही मॉक टेस्ट पे अपलोड होंगे और उसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 आंसर अट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट पता हो, क्विकली आप सॉल्व कर सको, 3 घंटे के अंदर पेपर कर सको। अगर पहले कर रखे हो तो 2 घंटे में हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि हमने पहले कर रखा है तो हमें पता है कि है ना। कुछ का आंसर भी याद रहेगा ऑब्वियसली, अगर 5 बार सॉल्व करो तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आंसर याद है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि नहीं, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब यहाँ सिंपल आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, या तो रियल नंबर आएगी या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। तो a प्लस आयोटा बी फॉर्म का आएगा, देखना है b की वैल्यू क्या है, उन आइगन वैल्यूज में b की वैल्यू क्या है ना। तो आगे बढ़े, तो हम लोग मतलब 16 का पेपर करते हैं फिर, अगर 17 में किसी को डाउट नहीं है तो। जी मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब एवरेज से 6 से 7 मिनट लग जा रहा है। उस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में? उसको शुरू में छोड़ के चलना है, उसको स्किप करना है। सब क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे हो ना, 2017 में एक प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल आंसर कर ले। तो ये जो है ना, जैसे कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन है, रहेगा ही 1 2 4 5 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि वहां टाइम किल हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चंस जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसको आप शुरू में मत सॉल्व करो, उसको स्किप करो उस टाइम पे, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने वहां पे मुझे। तो शुरू में आप पहले वो क्वेश्चंस करो जो आपको लगे क्विकली, कुछ डेफिनेशन बेस्ड है ऐसे टिक कर दोगे, कुछ है 1 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ लगे कि नहीं टाइम लगेगा तो उसको उस टाइम पे स्किप करो। पहले एक बार पूरा पेपर देख लो, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे, जो आसान लग रहा है सॉल्व करते चले जाओ, जो लग रहा है कि टाइम लगेगा 8 10 मिनट लग जाएगा तो बहुत टाइम खा जाएगा वो, है ना। तो उसको उतना टाइम नहीं देना, आपको 1 2 मिनट देना है शुरू में, हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप करो। ऐसे करके एक मिनट जो क्वेश्चन हो सॉल्व करो,
पहले 60 तक पहुंचो। उसके बाद आपने 1 to 60 चूंकि सारे पेपर आपने देख लिए ना, अब क्वेश्चन पेपर देख लिया तो आपको पता है कहाँ कैसा क्वेश्चन था। अब उन क्वेश्चन को टारगेट करो जो कम टाइम में हो सकता है, धीरे धीरे उन क्वेश्चन पे जाओ एंड में जो ज्यादा टाइम लेगा। टाइम खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलता 3 घंटे कैसे निकल जाते एग्जाम में, है ना। ऐसे 3 घंटे ज्यादा लगता है, एग्जाम में तो लगता है 10-15 मिनट हुआ रहे खत्म हो गया टाइम, ऐसा लगता है ना और टाइम चाहिए। एग्जाम में तो ऐसा चाहिए कि और टाइम चाहिए हमें, तो वैसा होता है, पता नहीं चला कितना टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए उन क्वेश्चन में पहले फोकस करेंगे जो हमें आता है अच्छे से और कम टाइम में हम कर सकते हैं। ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप करना है, क्योंकि लोग में नहीं पढ़ना है 2 मिनट और 2 मिनट, उसमें आधा घंटा निकल जाएगा तो बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो पूरा पेपर देखना जरूरी है और पेपर के साथ साथ मतलब आसान क्वेश्चन करते जाना है। फिर है ना, फर्स्ट टाइम में आप एक बार हो गया, सेकंड टाइम जाके वहां तो ऑप्शन रहता है ना, सीधा क्वेश्चन नंबर पे जाओगे वहां पहुंच जाओगे। तो तुम उसमें मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन भी रहता है ना, जैसे एक होता है कि आप ग्रीन हो जाता है जब आपने आंसर कर दिए, छोड़ दिए तो रेड हो जाता है ना। और एक मार्क फॉर रिव्यू का आई थिंक ऑप्शन आता है, आई थिंक वो रहता है ना, हाँ पर्पल कलर का हो जाता है, तो वो भी तुम कर सकते हो उस दौरान की मार्क फॉर रिव्यू में। अच्छा ये मैं अभी कर सकता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद करूंगा, तो उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दो, फिर आगे बढ़ो। फिर सेकंड टाइम में वो क्वेश्चंस करो जो मार्क फॉर रिव्यू किया है, ऐसे कर सकते हो आप। फिर फर्स्ट टाइम करते सॉल्व जो लगे कम टाइम में मतलब हो जाएगा लेकिन अभी टाइम लगेगा तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ऐसे करके आपको थोड़े टेक्निक लगाने पड़ेंगे, है ना। एग्जाम में कुछ इजी रहते हैं, कुछ एवरेज, कुछ डिफिकल्ट, हर एग्जाम में ऐसा रहता है। तो आपको पहले इजी क्वेश्चन टारगेट करना है, फिर एवरेज, फिर डिफिकल्ट पे आना है। डिफिकल्ट वाले छूट गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अब जो बच्चा आसान क्वेश्चन गलत करके आ जाएगा या आसान क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा तो उसके रैंक तो ऐसे ही खराब आने हैं, क्योंकि आसान तो सब करके आता है, डिफिकल्ट कोई नहीं करता। तो कुछ ही बच्चे होंगे जो बहुत डिफिकल्ट करेंगे, तो वो ऐसे है। लेकिन आसान तो करना ही है, तो इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन टारगेट करना ही है, ठीक है। ओके 34 का लास्ट में सॉल्व कर रहा था, आप लोग लास्ट वीडियो देखा क्या? हाँ जी फॉलो मी। आप कल एंड तक थे लास्ट क्लास में, आप परसों क्लास में एंड तक थे आप? 2017 का जो सॉल्यूशन हमने लास्ट टाइम किया था उसमें 3 वीडियो मैंने बनाए हैं, मतलब वो एक ही क्लास में, हालांकि 3 घंटे में हो गया है लेकिन उससे 3 पार्ट में रिकॉर्ड किया मैंने उसको। तो आप अगर जाके देखेंगे जो बैच 3 का प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो जो लेक्चर नंबर आई थिंक 17, 18, 19 या 18, 19, 20 ऐसा कुछ है, जो भी देखना लास्ट वाले जो 2017 के 3 वीडियो होंगे, तो जो लास्ट वाले हैं उसके एंड में मैंने 34 डिस्कस किया है, एग्जाम्पल लेके एक डिस्कस किया है, फिर बाद में थ्योरेटिकली भी कर रहे थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, फिर टाइम उतना ही जाएगा। तो जो लोग एंड तक थे लास्ट क्लास में जब 2017 का डिस्कस हो रहा था पिछले क्लास में, तो उसमें हमने कौन सा क्वेश्चन 34, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, 34 हमने क्लास में सॉल्व कराए हैं। क्या आप पिछले क्लास में एंड तक थे? क्या आप 11:15, 11:30 तक क्लास हुई थी लास्ट टाइम? 8:30 पे स्टार्ट हो गई, 11:15, 20 तक गया था, तो क्या आप एंड तक थे लास्ट क्लास में? यही पूछ रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास के एंड तक मैं थी सर। आपने तो बताया कि आप मतलब बोलेंगे नहीं, आप बोले थे कि घर में बैठ करके आओ। नहीं वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ 34 हमने डिस्कस किए थे, क्या आपको याद है कि 34 हमने डिस्कस किए थे? ये 34 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद है? जो लोग थे लाइव क्लास में एटलीस्ट बताओ। 2 तरीके से डिस्कस, एक एग्जांपल लिए था ना, एक हमने पहले एग्जांपल बनाए थे कि एक अपने मर्जी से कोई फंक्शन सजेस्ट करो, तो fx हमारा हाँ कल नहीं परसों, ये अल्टरनेट चल रहा ना, कल तो मॉक टेस्ट हुआ था, कल फुल लेंथ 1 का मॉक टेस्ट। परसों की क्लास में आपने बताया नहीं, आप थे नहीं, वही तो कह रहा हूँ लास्ट तक थे, क्योंकि लास्ट में क्या है, शुरू में बच्चा ज्वाइन करता है 20-25 होता है, लास्ट में 5-10 बजते हैं, है ना। तो वो चीजें हैं। अब बच्चे अभी 300-400 हो गए, लेकिन नहीं लाइव क्लास में वही है, बाकी सब रिकॉर्डिंग के भरोसे है। और रिकॉर्डिंग तो हमारा ऐसे ही मार्केट में फ्री मिल रहा है, मेन तो फीस में लाइव क्लास की ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो ऐसे ही फ्री मिल रहा है ना मार्केट में, तो ऐसे हैं। तो क्वेश्चन 33 हाँ 33, ये डाउट है कि मतलब देख के याद आ रहा है कि पूछ लेते हैं? डाउट है आपका कि देख देख के याद आ रहा है? तो आपने सॉल्व किए, आपने टिक किए, कौन कौन से क्वेश्चन मार्क पहले से किए हुए हैं? सर ये डाउट है सर, आप भी करा दीजिए ना सर थोड़ा सा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं मैं डाउट तो सॉल्व कराऊंगा ही,
अभी कुछ देर पहले किसी का डाउट नहीं आ रहा था, मैं ये होता क्या है ना, जैसे अभी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको रियलाइज हुआ अच्छा ये मेरा डाउट है, अभी मैं 32 ओपन कर दूंगा तो आपको शायद ये भी रियलाइज हुआ 32 भी आपका डाउट है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है क्या? 32 हो गया सर, 33 या 32। हाँ, तो ऐसा नहीं है ना जो देखे वो डाउट है, क्योंकि ट्राई करोगे तो हो जाएगा, अगर आप थोड़ा टाइम है ना ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ये चीज है। तो 32 में क्या डाउट है मुझे बताओ। हालांकि जो बच्चे बहुत शुरू से हैं उनको तो पता ही, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया ना जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो ये डाउट क्लास में कहीं ना कहीं बच्चा पूछ ही लिया है कोई ना कोई, तो वैसे है। तो हाँ जी 34 वाले लोग पहले 34 का जाके, अच्छा मैं वो अप्रोच देख रहा था ना, जनरल अप्रोच कर रहे थे, उससे एक बार करके देख लेते हैं। आपने पैराबोला टाइप माना था प्रश्न। हाँ, एक दो मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे, दो तरीके से। एक तरीका था कि fx हमने लिया था 4 - x², a को चूज किया था -2, b को चूज किया था 2, और ऐसे करके हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो उससे हमने ऑप्शंस डिस्कार्ड कर लिए थे। दूसरा अप्रोच था कि हमने इसको ओपन किया था, फिर इसको एक बार इंटीग्रेट किया था a to x, एक बार x to b, इसको दो बार इंटीग्रेट किया था और 2 टाइम इंटीग्रेट किया, और उसके बाद है ना इसको 2 टाइम इंटीग्रेट किया, और उसके बाद ये खुद ही एक इनइक्वालिटी आ गई थी, तो उससे ये ट्रू हो गया था। आगे इसको बोला था इंटीग्रेट करके देख लो a to b में क्या आएगा, तो वहां आप है ना वो कर सकते थे। क्या क्या इक्वेशन बन के आया था? प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि अब सब लोग लाइव तो रहते नहीं, अब मतलब अलग क्या है ना बच्चा, अब हर बच्चा अलग अलग क्लास में एक ही डाउट पूछेगा, फिर तो इतना टाइम किल होगा, तो आपको देख के आना पड़ेगा पहले, तब जाके ना एटलीस्ट जो सिंसियर बच्चे उनका मुझे समझ आता है कि यहाँ कुछ होगा। अब है ना कोई अभी आया 10 मिनट बाद छूट जाएगा, अगले क्लास में फिर वो डाउट पूछेगा जो अटेंड कर ही नहीं पाया, तो आपको फिर काम है कि पुराना रिकॉर्डिंग पहले आप कवर करो। रिकॉर्डिंग कवर करना बहुत बोरिंग काम है, मुझे तो लगता है ऐसे रिकॉर्डिंग देखना ना बहुत मुश्किल है। देखो 33 देखो, सबसे पहले तो आपको समझना है डेफिनेशन 1 1 on 2 होता क्या है। तो 1 1 की कोई डेफिनेशन बताइए, 1 1 फंक्शन होता क्या है? आप बताइए, डाउट आपका है ना? हाँ हाँ सर, if images मतलब one function of f in the domain, वो डोमेन में एक ही इमेज जाएगा, मतलब उसको अच्छा, उसको मार्क बोलते तो आप वहां रियलाइज करो ना ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे वही तो चीज आपको देखनी है इसमें कि जो x की डिफरेंट वैल्यूज हैं क्या वो y की डिफरेंट वैल्यू देगी। जैसे 1 1 का एक डेफिनेशन ये है कि अगर x1 डिफरेंट है x2 से, देन fx1 डिफरेंट होगा fx2 से। ये डेफिनेशन है 1 1 का। सिंपल कि डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ x विल इंप्लाई डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ, देख लो अब x अब रैशनल नंबर है 0 से 1 के बीच का, यहाँ क्या है x इज रैशनल बिटवीन 0 एंड 1, तो fx की वैल्यू भी रैशनल नंबर आएगी 0 to 1 में, है ना। fx बराबर x है, तो जब x इस इंटरवल में है तो fx बराबर x है, तो ये x उस इंटरवल में होगा, तो ठीक है ना। तो पहला केस में ये है आपके पास कि जब x बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो उस केस में जो fx है दैट इज आल्सो रैशनल नंबर बिटवीन 0 1। दूसरा केस क्या है कि जब x आपका इररेशनल नंबर है 0 और 1/3 के बीच का, ठीक है, तो x आपका इररेशनल नंबर है 0 और 1/3 के बीच का, ठीक है, तो x इज इररेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1/3, तो x इरेशनल है 0 1/3 के बीच का। अब आपको ये बताना है यहां से कि जो fx की वैल्यू है ना, यहां तो fx x ही था, सो यहां जो आपका fx है वो तो x ही है, सो fx इज इक्वल टू x, उसमें बिलोंग कर रहा है। यहां पे जो है
इसमें fx की वैल्यू क्या है, जब x इस इंटरवल में है q कॉम्प्लीमेंट तो x प्लस 2/3। अब मुझे बताइए ये कहां बिलोंग करेगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि x इज अ इर्रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1/3, तो x प्लस 2/3 कहां होगा, कहां से कहां तक, इसमें 1 के बीच आएगा जी, तो ये इसमें 2/3 ऐड कर लीजिए, तो 2/3 से 1 के बीच का इर्रेशनल नंबर बनेगा ये। तो जब आपका x जो है ना, जब आपका x जो है ना, x जब, ठीक है ना, जो x है हमारा, दैट x इज इर्रेशनल बिटवीन 0 एंड 1/3, तो x प्लस 2/3 जो होगा दैट विल बी इरेशनल बिटवीन 2/3 एंड 1, है ना। तो ये मतलब इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, सो दिस विल बी इरेशनल, क्योंकि x इरेशनल है तो इरेशनल में रेशनल ऐड करते हैं, इरेशनल रहता है, और ये 0 से 1/3 का है, तो यहां से 2/3 से आपका 1 के बीच का हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तीसरा केस देखिए अब, the third case is, so the third case is कि जब x आपका बिलोंग कर रहा है irrational between 1/3 and 1, irrational from 1/3 and 1, तो इस केस में fx कहां बिलोंग करेगा, x minus 1/3 x minus 1/3, एक मिनट, x, हाँ, so x minus 1/3 है, x is in this interval, x is irrational in this interval, तो x minus 1/3 घटा दीजिए, यस आप लोग जो बता रहे हैं, so this will be irrational in 0 to क्या 0 to 2/3 now you realize actually linear function is always 1 1, अगर सिंगल fr2 आ रहा है fx बराबर x तो 1 1 होगा ही, लेकिन अब आपको यहाँ ये देखना है क्योंकि पार्ट में डिफाइंड है, so different x will map to different y, that you have to see, so see carefully, जब x रैशनल नंबर है 0 1 के बीच का तो fx is a rational number between 0 1, है ना, so fx is rational number between 0 1, जब x irrational है 0 और 1/3 के बीच का तो मेरा fx आ रहा है irrational between 2/3 and 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ x डिफरेंट चूज करेंगे तो डिफरेंट ही आएगा, जब x मेरा irrational है 1/3 से 1 के बीच का तो मेरा फंक्शन क्या आ रहा है, irrational between 0 and 2/3। तो मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मुझे 2 डिफरेंट x मिलेगा किसी भी केस में जिसमें fx की वैल्यू कॉमन आ रही हो, ऐसा हो सकता है क्या, यस है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंपल ये है कि यहाँ पे जो fx है ना ये रेशनल है 0 से 1 के बीच का, यहाँ इरेशनल है 2/3 से 1 में, और यहाँ इरेशनल है 0 से 2/3 में, तो डिफरेंट x के लिए y की वैल्यू डिफरेंट है। आप इस इंटरवल में 0 1 के बीच में यू चूज एनी 2 डिस्टिंक्ट x, तो इस कोडोमेन में यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट y, है ना, 2 डिस्टिंक्ट x के करस्पॉन्डिंग आपको 2 डिस्टिंक्ट y मिलेगा, ठीक है। तो corresponding to 2 distinct x you will get 2 distinct y। तो 1 1 तो है। ऑन टू का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, हाउ टू डिफाइन ऑन टू, कोडोमेन रेंज के बराबर होगी जी, कोडोमेन रेंज के, हाँ जी सयानी। देखो सबसे बड़ी चीज है ना कोई भी स्टूडेंट को जिनको डाउट है स्पेशली उनको, कि आपको पहले हर टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्लियर हो। मीनिंग का मतलब डेफिनेशन होता है कि हर वर्ड जो यूज है, 1 1 ऑन टू पूछ रहा है,
अब जिस बच्चे को 1-1 या ऑन टू का डेफिनेशन नहीं पता, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं पता करना क्या है ना। अब आपको जब डेस्टिनेशन ही नहीं पता है कहाँ जाना है तो कहाँ पहुंचोगे आप। तो सेम 1-1 ऑन टू चेक करना है, तो मुझे पता दो कि 1-1 ऑन टू के लिए क्या करना होता है। तो पहले डेफिनेशन क्लियर हो या थ्योरम क्लियर हो, ताकि आप ये चेक कर सको कि करना क्या है यहाँ पे। तो ऑन टू मुझे चेक करना है, तो ऑन टू के लिए मुझे पता हो कि ऑन टू होता क्या है या ऑन टू के लिए करना क्या होता है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा। सो यू हैव टू सी कि फंक्शन ऑन टू होता है रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए। कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ये वाला कोडोमेन है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। रेंज आपको डिसाइड करना होता है, तो रेंज का डेफिनेशन है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकती है उसका एक सेट। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ फंक्शन इज रेंज, ठीक है। तो देखिए तो यहां पे क्या हो रहा है, fx की ऑल पॉसिबल वैल्यू ढूंढ रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे चलो इक्वलिटी था, इक्वलिटी है देखो, तो जब x रेशनल है 0-1 के बीच का तो fx इज रेशनल 0 to 1, तो मैं ढूंढ रहा हूं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन। सो दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, बताइए जी क्या आएगा तीनों का यूनियन, यही रेंज है 0 to 1। तो ये पूरा इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा ना, इसके बीच के सारे रैशनल और सारे इरेशनल आ जाएंगे। तो इस बीच के आपके रैशनल इरेशनल सारे आ जाएंगे, तो ये हो गया 0 to 1। तो रेंज इज 0 to 1 एंड और कोडोमेन ऑलरेडी 0 to 1 था और रेंज 0 to 1 है, तो रेंज कोडोमेन इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो गया ऑन टू भी हो गया। तो ये था 34 मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूं, एक हिंट देता हूं, हालांकि पुराना वीडियो देखो 17 वाला, ठीक है, पिछला वीडियो जो है, तो उसमें आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर हो फिर आप पूछो, लेकिन ट्राई करके एक बार खुद ट्राई करो, वो कर लिया होगा आपने ऑब्वियसली। नहीं हो रहा है तो आप है ना थोड़े बहुत वो अभी चूंकि मैं लास्ट क्लास में कराया है क्वेश्चन 34, तो आपको वीडियो देखो जाके। वो क्वेश्चन कराएंगे नहीं, इसलिए मैं छोड़ दी क्लास। कौन सा क्वेश्चन सर वही 34 वाला। नहीं आपने शायद पूछा था सर आप सिर्फ डाउट कराएंगे क्या, ऐसा कुछ उस दिन, तो डाउट नहीं मैं लास्ट में वो आप बोले 51 से 60 तक ही सिर्फ कराऊंगा, तो सर जो बोल रहा था 51, तो आप बोल रहे थे कि वो बाद में कराऊंगा। हाँ बाद में कराऊंगा, 60 तक पहुंच जाऊं उसके बाद। तो जब 60 तक पहुंच गया तो नजर बाद में अपने सारे कराए थे। हाँ तो जब 60 तक मैं इसलिए बोला कि एक बार 60 तक पहुंच जाऊं कि ये हो कि एक बार क्वेश्चन सारे देख लिए मैंने, अब डाउट बताओ। तो हमने 51 भी बताए थे, 34 भी बताए थे, आई थिंक एक दो और जो पूछा था छोटे छोटे क्वेश्चन वो हमने बताए थे, जो उस समय जो लोग थे क्लास में। उसके बाद 60 तक पहुंचने के बाद डाउट क्लास हुई थी एक्चुअली 15-20 मिनट, अगले 20 मिनट तक। तो वही आपको वीडियो कवर करना है, जहां तक आपने देखा है लास्ट क्लास में लाइव थे उसके बाद कवर करो। तो हमने डाउट 4-5 डाउट बताए हैं वहां पे। फिर वहां पर गेट का क्लास इतना प्रेशर है, उसका पढ़ाई इतना प्रेशर है, उसका आईआईटी जैम का आपको जैम ही कर दो, जो गेट वाला पढ़ रहे हो, तो मैं रिग्रेशन का इतना प्रेशर ले रहा हूं। रिग्रेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं 2+1 या 2+2, कितने 3 या 4 नंबर के, तो उसमें और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आप दोनों तो कर नहीं पाओगे। तो मैं अक्सर देखो नॉलेज के लिए ठीक है क्योंकि हम एमएससी लेवल पे है, आप गेट वाली एक्स्ट्रा चीजें नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी गेट में आपके, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पिछले साल मैंने गेट दिया था, मैं एक भी टॉपिक टच नहीं किया जो जैम के बाहर का था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मैंने सिर्फ वही टच किया जो मैं जैम का पढ़ाता रहा हूँ 4 साल से, और मैं तो कोई मॉक टेस्ट कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं किया था, बस जो पढ़ाया वही, और मैं सिर्फ जैम से रिलेटेड सिलेबस ही टच किया हुआ गेट के एग्जाम में। उससे आगे मुझे आता भी नहीं था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस बार फुल सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप भी देख रहे होंगे कि जो एक्स्ट्रा सिलेबस है थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ रहा है उसमें, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैं गेट का एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि अब 3-4 साल भी पढ़ा लूंगा तो ये भी मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, तो ये चीजें हैं। तो मैंने भी जो 3rd रैंक मेरे पिछले साल आए वो सिर्फ जैम सिलेबस ही मैंने क्वेश्चन टच किए वहां पे, गेट का मैंने कोई टच नहीं किया, ये चीज है। तो अब गेट में क्या है, जो ही 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है जो आप देख रहे हो सब 4-4 नंबर के है ना, और वो एमएससी लेवल के चीजें हैं, तो वहां डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई। तो शायद ही आप 16 मार्क्स के जो 20 मार्क्स की एक्स्ट्रा चीजें वहां पे है वो आप फुल अच्छे से कर पाओ। जैम वाली चीजें करना जरूरी इसलिए क्योंकि बेसिक्स है, तो यहाँ आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आपको ये करना ही है, जैम वाली चीज तो करना ही है, वरना मैं तो बता ही रहा हूं ना आपको कि लोगों का क्वालिफाई नहीं होता है गेट, जो पूरा पढ़ रहे हैं मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। क्यों पढ़ रहे हो मल्टीवेरिएट इतना दबा के, मतलब इतना लेवल पे गेट के लिए,
4 नंबर वहां से 4 नंबर 8 नंबर। 8 नंबर के लिए आप ये जैम वाले चीजें जो ये पीछे की चीज आपको लगता है कि ये 60 नंबर की, उसको छोड़ के बच्चा 8-10 नंबर में मेहनत कर रहा है, तो 8-10 नंबर पढ़ के आप कितने ले आओगे? 25 चाहिए क्वालिफाइंग करेंगे। तो आपका भी पर्पस क्या है? नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए उस लेवल की, या गेट क्वालिफाई करना है? तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लो, है ना। तो गेट क्वालिफाई करना, देखो क्वालिफाई करने के लिए क्या जरूरत है, तो आप पेपर सॉल्व करो, आपको दिख जाए किस टॉपिक में, है ना, वैसा है। तो आप देखोगे कि जैम वाला टॉपिक एग्जांपल है आपके पास ना, 17 रैंक पिछले साल शाम का था, तो बता ही दिया हमने। हाँ, और मजे की बात क्या है ना, कि मुझे ये कहने में खुशी ये हो रही है कि स्टैट्स उतना ही पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है। ईशान शर्मा स्पेशल थोड़ा मेरे लिए इसलिए है वो बच्चा, क्योंकि वो 11-12 में 2017-18 में दिल्ली में था, तब मैं कोचिंग में पढ़ाता था मैट्रिक्स प्लस में, तभी मेरा वो स्टूडेंट रहा है 17-18 में। फिर जब वो बीएससी डीयू में एडमिशन लिया, आई थिंक 18-19 में, हाँ 19 to 22 उसका बीएससी है। तो जब वो बीएससी कंप्लीट किया तो जैम की कोचिंग ढूंढ रहा था, फिर वो यूट्यूब पे मुझे देखा, फिर वहां से मुझे उसने कांटेक्ट किया, फिर वो जैम मैथ के लिए आया। फिर जैम मैथ हमारे यहाँ चल नहीं रहा था क्योंकि मैथ स्टैट्स पढ़ा रहा था, तो वो जैम स्टैट्स करने लगा। वो जैम मैथमेटिक्स करने आया बच्चा, मैथ्स ऑनर्स करके, वो जैम स्टैट्स करने लगा। अब जैम स्टैट्स करने लगा 1 साल, तो स्टैट्स उसने उतना ही पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है। मैथ्स ऑनर्स किया था उसने, तो मैथ्स बैकग्राउंड उसका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, तो मैथ्स उसको आता ही था। और वो बच्चा जो सिर्फ मेरे से 1 साल स्टैट्स पढ़ा, वो स्टैट्स पढ़ के जैम में स्टैट्स में उसने 2 साल मतलब पढ़ाया, लेकिन 2 अटेम्प्ट दिए। एक अटेम्प्ट उसके 140 में रैंक थे, तो NIT मिला था, तो वो लिया नहीं, तो एक अटेम्प्ट और दिया, मतलब 2 साल 1.5 साल पढ़ा, मतलब तो 2 सेशन मतलब मेरे साथ कवर किया उसने, जब वो 3rd ईयर में था, 1 साल ड्रॉप लेके, है ना। तो ऐसा था। फिर वो मतलब स्टैट्स उतना ही पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है, और उसी स्टैट्स पढ़ के वो लड़का जैम भी निकाला, गेट भी निकाला। गेट में 17 रैंक है उसके। अब सोचो, उसको मैंने कोई मल्टीवेरिएट नहीं पढ़ा है, कोई रिग्रेशन नहीं पढ़ा है, कोई स्टोकेस्टिक नहीं पढ़ा है मैंने उसको, है ना। ये 4 जो नॉन पैरामीट्रिक नहीं पढ़ा है उसको, चारों टॉपिक। वो सिर्फ जैम का स्टूडेंट था, जैम बैच कवर किया, उसके बावजूद उसके 17 रैंक आ गए, है ना। अब ये भी नहीं बोल सकते कॉलेज में पढ़ के आया था, वो तो जो पढ़ा हमारे साथ ही पढ़ा है, ये चीज है। तो वही चीज आपको मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आप बाकी जो प्रेशर आपको लग रहा बाकी पढ़ो नॉलेज के लिए, बट आप अभी फोकस करो गेट क्वालिफाई कैसे होगा, आप कैसे 40-50 नंबर ला सकते हो गेट के एग्जाम में। ये PYQ सॉल्व करो, आपको एक दिखेगा आइडिया ये कि किस टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट हो, किसमें नहीं हो, फिर वर्क करो उस पर आप। जो स्ट्रांग है ठीक है उसको मेंटेन रखो, जो वीक है थोड़ा काम कर सकते हो आप। तो रिग्रेशन में ठीक है पढ़ो, लेकिन इतना मत, ये सब छोड़ोगे आप, ये सब तो इजी चीज है ना, ये सब तो इजी है। मैथ्स पोर्शन, मैथ्स वहां भी आते हैं। तो आपका भी फोकस क्या होना चाहिए, सियानी आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, आप जैम गेट का सिर्फ PYQ बैठ के रगड़ते रहो, 2-4-5 बार सॉल्व करो, जो दिक्कत है वो डिस्कस करो मेरे साथ, है ना। जैसे पीछे करा दिए तो उसको ढंग से सॉल्व करो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। और क्यों प्रेशर लेना, आप अच्छे से तैयारी करो, जैम वाला करना ही है। एक बात थी जी। मैं क्या वो बोल सकती हूँ, मतलब किसी के बारे में बताना चाहती हूँ, नाम लेकर नहीं बताओ, बुरा लग जाएगा, तो बताओ किस क्या है। सर वो जो पढ़ाते हैं ना, पवन सर। पवन सर, हाँ सर मतलब बहुत डोमिनेटिंग है, मतलब अच्छा। डोमिनेट करते हैं वो, मतलब ये चीज कुछ मतलब नॉलेज के लिए ठीक नहीं है, मतलब जो पढ़ रहा है उसको डोमिनेटिंग होगा तो वो क्लास करने में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अच्छा मुझे पर्सनली क्लास के बाद टेक्स्ट करना है, कॉल करना, बताना क्या है, वो मैं सॉर्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सपोज क्योंकि स्टार्ट ही किया, वो मेरे स्टूडेंट ही रहे, पिछले साल वो भी स्टूडेंट थे मेरे, IIT कानपुर से MSc किया उन्होंने, तो वो भी पुराना मेरे स्टूडेंट ही है ना। तो उन्होंने कानपुर से अभी पास आउट हुए हैं, तो वैसा है। तो ठीक है, हम बात करते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। होता है, सबका नेचर अलग अलग, वो मैनेज करना। मैं भी वैसे भला आप मेरे बात बुरा नहीं मानते होंगे, क्योंकि मेरा भी एटीट्यूड थोड़ा वैसा ही है, लेकिन ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप बात करते हैं, है ना। तो क्योंकि शायद इसलिए ऐसा भी क्योंकि आपके लेवल पे ही आप लोग उसी लेवल पे हैं जो वो हैं, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है शायद, है ना, क्योंकि आप लोग सब सही में, क्योंकि जस्ट MSc कंप्लीट किया है वो, और जो गेट बैच में बच्चे वो सब MSc ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो इसीलिए शायद वैसा है। कुछ चीजें हैं कि मतलब हम सीनियर्स हैं तो उसको मतलब मेंटेन करनी चाहिए। अच्छा ओके ठीक है, हम ये डिस्कस करते हैं, तो चलो आगे। 34 देखो, मैं एक बार पुराना वीडियो देखो, फिर भी क्लियर ना हो तो अगले क्लास में फिर पूछना, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस पेपर में और किसी, हाँ जी पलामी, इट इज फाइन, जो चैट में लिखा है आपने, आप पुराना वीडियो देख के फिर दोबारा पूछना, है ना, बुरा नहीं मानना, बस आप पूछना दोबारा कि नहीं हुआ तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगेन यू डिस्कस, और फिर मुझसे ये डिस्कस करो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 17 में और किसी का कुछ डाउट रह गया या आगे बढ़े?
देख लीजिए, देखो मतलब सॉल्व करो अच्छे से, एक बार फिर से सॉल्व करो, डाउट रहेगा, डाउट के लिए हमेशा वेलकम है। अभी फिर 1 घंटे वाली डेली डाउट क्लास शुरू करेंगे, अभी एक 2 वीक का बात है, फिर शुरू करेंगे हम लोग। तो चलिए 16 पे आते हैं। ये प्रॉब्लम सर ये है कि हम क्वेश्चन लगाते हैं तो इन्फ्लुएंस वाले तो लग जाते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी, जैसी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन नहीं हो पाते। बेसिक प्रोबेबिलिटी के हां, जो मैं लैंग्वेज वाली जो होती है, यस सर, दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत, दो दिक्कत हमारे साथ भी है। देखो हो जाती है, मतलब वो दिक्कत है सबके साथ, टाइम स्केल में टाइम कम रहता है, क्योंकि वो मतलब मेरे साथ भी वो दिक्कत है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना। एग्जाम में पूछ रहे क्वेश्चंस को लगे कर पाओ तो करो, नहीं तो स्किप करो, वो है, क्योंकि वो सबके साथ दिक्कत, आपके साथ भी हमारे साथ भी इवन है। क्योंकि मेरा मतलब क्योंकि मैं 11 12 भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हूँ, जेडबलई का भी पढ़ाया हूँ, तो वर्ड प्रॉब्लम मेरा थोड़ा वहां से ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, तो जो भी है ठीक है वहां से। नहीं तो ज्यादातर बच्चों को दिक्कत है उसमें, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम में, कि वो काउंटिंग और ये सब में थोड़ा दिक्कत रहता है कम्युनिकेट करने में। लेकिन ठीक है, बेस थ्योरम का आप इजीली कर लोगे, वो दिख जाता है। जो काउंटिंग वाले आते हैं वहां दिक्कत है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, लगे आप कर पाओगे ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। जैसे मान लो लिफ्ट उफ्ट वाला क्वेश्चन पिछले साल था, इस तरह से क्वेश्चन थे, तो वो सब क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा, ज्यादा चांस है गलत ही होगा, क्योंकि उसमें कोई भी एक केस आप इधर उधर कर दोगे तो आपके आंसर गलत आ जाएंगे, ये चीजें हैं, तो उसको स्किप कर सकते हो, उसमें सबको दिक्कत है, उसमें आपको आप अलग नहीं है, सारे एग्जाम एस्पिरेंट जितने हैं सबके साथ वो प्रॉब्लम है। तो उसमें ये है कि उसको आपको पढ़ो क्वेश्चन, लगे ठीक है, नहीं तो उसको स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं। हमें उन क्वेश्चन पे फोकस करना है जो हमें आता है ना, या जिसमें हम कॉन्फिडेंट है, पहले उस पर फोकस करना है, बाद में बाकी चीजें देखनी है। बाकी सीख सकते हैं, एटलीस्ट जो क्वेश्चन सामने आ रहा है उसको हम सीख सकते हैं कि कैसे होगा, ये चीज है।